बहुत बहुत शुक्रिया रोमान हाशमी साहब। हमारे साथ एक और बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर राहुल लाल जी जुड़ गए हैं, जो कि जी वाकई जी ये राहुल भी भाई। पूरा जो है नमस्कार। बहुत जो नमस्कार मिडिल ईस्ट की नमस्कार। पॉलिटिक्स है और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों पर आपकी बड़ी गहरी नजर है। और रोमान यस। हाशमी साहब को तो आप मुस्तकिल सुनते हैं कि जियो पॉलिटिक्स पर जिस तरह से आप बातें करते हैं, कि पॉइंट्स को जिस तरह से सामने रखते हैं वो आप सुन रहे हैं। बहरहाल दोनों मेहमानों का खैर मकदम है। राहुल लाल जी, जो बात आप सुन रहे थे रोमान हाशमी साहब की, कल मैं इसी बात पे मैंने रात में 12 बजे रात में मैं आया और मैंने इस पे खुद तने तनहा, क्योंकि 12 बजे रात में किसको जोड़ता, और मैंने यही कहा कि दरअसल ये जानबूझ करके ये जो है लीक कराया गया है, क्योंकि इजराइल जो है अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमला करे। हालांकि अब खबर अभी ये आ रही है कि शायद यूएई, सऊदी अरब और इन सब ने जो है अपना मिलिट्री बेस दे दिया है। बहरहाल लेकिन ये जो प्लान लीक हुआ है, इसके पीछे क्या लग रहा है कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, या इसके पीछे क्या है राहुल लाल जी? देखिए, रुमान आसमी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि ईरान के ऊपर हमला हो इजराइल का, ये तो एक बहुत ही अप्रत्याशित स्थिति होगी। क्योंकि देखिए, ईरान पहले से ही एक लोकल पावर ही नहीं है। आज के समय में तो ईरान की स्थिति मैं मानता हूं कि दुनिया के कई सारे बड़े देश हैं, उन जो पावरफुल देश हैं उसके समूह में वो आज ईरान खड़ा है, नंबर वन। नंबर टू, ईरान को जो वेस्टर्न कंट्रीज जिस चीज के लिए रोक रहे थे कि वो अपने एटॉमिक पावर को जो है कि वो एटॉमिक वेपन के रूप में प्रयास ना करे, वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ ना चला जाए, वो तमाम परिस्थितियां उसके लिए बिल्कुल मुफीद हो गई हैं। ये जो जिस समय से इस पूरे घटनाक्रम में ईरान के ऊपर जिस तरह से टारगेट किलिंग की तमाम घटनाएं घटी हैं, तो ये जो लड़ाई, अगर थोड़ी बहुत भी लड़ाई अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है, तो स्पष्ट है कि ये एक तो थर्ड वार के लिए बिल्कुल रास्ता खुल जाएगा। और मैं मानता हूं कि थर्ड वार के लिए, थर्ड वर्ल्ड वार के लिए रास्ता नहीं खुलेगा, बल्कि ये रास्ता जो है वो न्यूक्लियर वार की तरफ वो पहुंचने की पूरी संभावना है। और हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए ट्रंप के पूरे बयान। ट्रंप ईरान के साथ दोस्ताना रिश्ता चाहते हैं। ट्रंप ने खुल के बयान दिया है कि कहीं न कहीं ईरान को जो है कि वो आगे बढ़े। तो जो परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं, जो मैं तो ये कारण ये है कि हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं जो 5 आइज के जो रिपोर्ट थे, जो गोपनीय रिपोर्ट थे, उसको जानबूझ के जो है कि वो लीक किया गया है, इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए, कि इजराइल बहुत ज्यादा उत्साहित ना हो। क्योंकि देखिए, नेतन्याहू को अगर हम लोग हाल के समय में देख रहे हैं, एक अनकंट्रोल किस्म का व्यवहार कर रहे हैं वो। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक चीज तो ये होता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक राष्ट्र जो है वो आगे चलता है, प्रत्येक देश अपना निर्णय लेता है। लेकिन अगर पिछले 13 महीने से इजराइल ने जो तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया है, आज पूरे दुनिया में अगर यह सवाल किसी से पूछा जाए कि अब वहां पे थार्ड लगाएगा अमेरिका, अमेरिका इसमें एक्सपोज, देखिए इजराइल तो हो ही रहा है। अमेरिका का अमेरिकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक्सपोज हो रही है इस पूरे प्रकरण में। यानी अमेरिका, और देखिए हम लोग जानते हैं कि अमेरिका से लिखे जो देश है और इजराइल भी, इजराइल के अगर इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को भी देखें तो वो भी हथियारों के निर्यात के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। अमेरिका भी हथियारों का जो एक तरह से हथियार बेचने वाला बड़ा सा देश है। तो एक सवाल लगातार ये खड़े हो रहे हैं मुमताज भाई कि अपना तो जो वो कर रहा है वो एक तरह से हम लोग कहते हैं नरसंहार, कि वो नरसंहार के घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है इजराइल। इजराइल ने एक ऐसे स्थिति में बना दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है, यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी, उसको प्रतिबंधित कर दिया। तो आप ऐसे स्थिति में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इजराइल का बचाव किस हद तक कर सकते हैं? क्या इजराइल ने उन्हें उस हालत में छोड़ रखा है कि अमेरिका और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो लंबे समय तक उनका बचाव कर सकें? उसके बचाव करने की स्थितियां नहीं छोड़ रहे हैं भाई। अगर यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी जो है, अगर वो बने हैं तो क्या वो बिना अमेरिका के समर्थन के बने थे? अमेरिका के जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, जो अमेरिका के मित्र देश हैं, उनके बिना समर्थन के बने थे। लेकिन आप अगर उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, आपके ऊपर कोई मानवीय किस्म का हमला होता है इजराइल के ऊपर, इजराइल लगातार जो है वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ रहा है। उन्होंने यही बयान तो दिया था कि वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई नहीं है। आप जब बच्चों की निर्मम हत्या कर रहे हैं, महिलाओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं, निर्दोषों की निर्मम हत्या कर रहे हैं,
आप अस्पताल पे हमला कर देते हैं, आप स्कूल पे हमला कर देते हैं, खाना लेने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं, आप वाटर सिस्टम के ऊपर हमला कर देते हैं। तो यानी इसमें कहीं से भी आतंकवाद के तत्व अगर कोई खोजे भी, टेररिज्म के तत्व अगर खोजे भी पिछले 13 महीने के कार्रवाई में, वो चीजें नहीं दिखती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप इंफॉर्मेशन को छुपाने का भी प्रयास करते हैं तो दूसरे पक्ष की तरफ से वीडियो ही वायरल हो जाते हैं। तो और जो एक बड़ा सवाल अभी भी मैं कह रहा हूं कि इजराइल जो खुफिया अपने सामान बेचने का जो एक व्यापार करता था, तमाम वो कहता था कि नहीं, उसके पास तो बिल्कुल एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से वो अपने आप को, उसने अपना सुरक्षित क्षेत्र बना दिया है। वो चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ है, लेकिन कोई भी दुश्मन उसके यहां कदम नहीं डाल सकता। ये सारे मामले मिथ साबित हो गए। आप सोचिए, जब भारत S-400 खरीद रहा था रशिया से, उस समय अमेरिका कह रहा था कि थार्ड ले लीजिए। अब अमेरिका वहां पर अपना थार्ड सिस्टम लगा रहा है। कल के डेट में थार्ड भी अगर वहां पर फेल हो जाएगा तो सोचिए अमेरिका को भी कितना बड़ा नुकसान होगा। एक तो ये हथियारों के व्यापार के रूप में तो जो नुकसान है वो बहुत छोटा नुकसान है। सबसे बड़ा मामला ये है कि जो सुपर पावर्स है वो ये नहीं चाहते कि ये लड़ाई एक सीमा से ज्यादा आगे बढ़े। लड़ाई जो वार बहुत ज्यादा जब आगे बढ़ जाता है तो वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। और अमेरिका और जो दूसरी महा पावर्स हैं वो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच का टेंशन बिल्कुल एक लड़ाई का मामला ले ले। इसलिए जो आपका सवाल था कि क्यों वो लीक किया गया, लीक करने के पीछे मुख्य कारण यही है, ईरान इजराइल के तनाव को सीधे सीधे कम करने का प्रयास, चूंकि वो दुनिया के किसी भी हक में नहीं है। वो हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि अगर हुती जैसे छोटे संगठन ही अगर वो वहां पे पूरा का पूरा रास्ता बंद कर देते हैं, आज सोचिए कि वो पूरा का पूरा रास्ता उन्होंने बंद करके रखा है, पूरे दुनिया के ट्रैफिक सिस्टम को एक छोटे से संगठन में हिला दिया है। तो वैसे छोटे छोटे कितने सारे संगठन है वहां पे। और दूसरी चीज मुमताज जी, एक चीज जो हम लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिस अंदाज में नेतन्याहू चुन चुन के, चाहे जैसे हमास को ही ले लें, उसको लगातार वो टारगेट कर रहे थे। हमास सिर्फ सिनवार का उनको भी अटैक में उन्होंने शिकार बना लिया। लेकिन क्या उसके बाद की दिलचस्पी किस मामले के ऊपर थी? हर कोई उस दिन के टिप्पणियों को देख के लगातार हर कोई यही चीज कह रहा था, तमाम वेस्टर्न जो जितने भी एनालिसिस आ रहे थे वो यही चीज आ रहा था कि अब कहीं कहीं जो है कि वो हमास झुक जाएगा। लेकिन हमें लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम से हमास और मजबूत हुआ। उसके समर्थकों में जो आक्रोश है, देखिए वो आक्रोश का लेवल कितना ऊपर है वो। और ये चीज केवल मैं हमास के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, ईरान के अलग अलग चीजों को भी जिस तरह से अगर हम लोग देखें हिजबुल्लाह को भी जिस तरह से उसको भी चपेट में लिया गया, हम लोग ये भी चीज देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह की शक्तियों में और वृद्धि हुई है। वहां पे जो उनके पैदल सैनिक हैं, इजराइल के सैनिक, वो कहीं पर भी लड़ाई में भाग लेने में सक्षम हालत में नजर नहीं आ रहे हैं। तो इजराइल तो सीधे सीधे सामने में फ्रंट से एक्सपोज हो रहा है। और इजराइल के एक्सपोज होने के साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। थोड़े बहुत जो नैतिकता के मापदंड का हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पालन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहने के लिए 4 डायलॉग होते हैं कि कुछ आप नैतिकता वाले नियमों का पालन करें। अब आप सोच के देखिए कि इजराइल जो तमाम स्टेटमेंट जारी कर रहा है उसका कोई बचाव कैसे करेगा। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है कि इन संगठनों ने, जो तमाम संगठन है जिसके ऊपर इजराइल के हमले हो रहे हैं, उनके किसी चीफ को, किसी संगठन को आज के दौर में यह मान लेना कि हमने चीफ को अगर टारगेट करके हटा दिया वो संगठन खत्म हो जाएगा, ये तो हमें लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एबीसीडी थोड़ा बहुत भी समझ रखते हैं वो इसे समझेंगे कि ये केवल हेडलाइन मैनेजमेंट ही है। क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जाती है वो जज्बे के साथ लड़ी जाती है, और उस पूरे जज्बे के मामले में इजराइल ने अपने सामने के लोगों का जज्बा और बढ़ा दिया है। ईरान का जज्बा देखिए, आज ईरान को कितना नुकसान, तरह तरह के नुकसान सहने पड़े हैं। हम लोग लेबनान में हिजबुल्लाह के नुकसान को देखिए, लेकिन उन नुकसानों के बाद उन संगठनों की ताकत को, अगर उन ऑर्गेनाइजेशंस की ताकत को देखें आज हम लोग, वो ताकत पहले से कई गुना बढ़ी हुई नजर आ रही है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेवार तो सीधे सीधे जो है कि वो नेतन्याहू जिम्मेवार है। अब नेतन्याहू अनकंट्रोल कब तक रहेंगे? क्या नेतन्याहू हमेशा अनकंट्रोल ही रहेंगे? मुमताज जी, मैंने पहले भी कहा है, नेतन्याहू का ये अनकंट्रोल रवैया जो है उसके ऊपर ब्रेक लगाने के लिए तो देखिए पेपर लीक किए जा रहे हैं। नंबर 1, जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाएंगे, ये लड़ाई का मामला बहुत लंबा, जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, उनको अब सहयोग कोई देने वाला नहीं है। क्योंकि हर किसी के हाथ जल रहे हैं। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था, भाई मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र है जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है।
आप किसी के तेल टैंक में आग लगा देंगे। ईरान इराक का जो पूरा क्राइसिस था उस दौर में, उसके बाद फिर सद्दाम हुसैन का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, रुवान हाशमी साहब है यहाँ पे, उसका पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे कितना तगड़ा असर पड़ा था। हाँ, उसी समय से लोग बोलना शुरू कर रहे थे कि अमेरिका में आर्थिक मंदी आएगा, और उसके कुछ वर्षों के बाद अमेरिका भयानक आर्थिक मंदी से दौर से गुजरा। 2008 का वो आर्थिक मंदी हम लोग जान रहे हैं। आज के दुनिया में तो ग्लोबलाइजेशन के समय में हमारी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से और बहुत ज्यादा संबद्ध हो गई है। तो इस लड़ाई के ज्यादा बढ़ने में किसी का भी हित शामिल नहीं है, और ज्यादा बढ़ना भी होगा तो यह किसी को नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में अगर एक ध्रुव अगर अमेरिका और उसके मित्र देशों का है, तो दूसरा ध्रुव देश, दूसरे एक खेमा भी है यहाँ पे, जो ईरान के साथ खुल्लम खुल्ला समर्थन में आ रहा है। और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ईरान बड़े बड़े समझौते जो है वो रूस के साथ कर रहा है। ईरान बड़े बड़े समझौते अभी से नहीं, चीन के साथ उसके देखिए कितने बड़े समझौते हैं। मैंने पहले चार बहार का प्रोजेक्ट भारत का जो है, उसके ऊपर भी चीन की नजरें, कितनी तीव्र नजरें वहां पे लगी हुई है। हम लोगों ने उससे 2019 से तेल लेना बंद कर दिया है ईरान से, लेकिन चीन तो लगातार उससे तेल ले ही रहा है। तो आज के समय में दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ मजबूती से खड़े हैं, गाजा के साथ मजबूती से खड़े हैं, और जो देश काफी ज्यादा मजबूत मान रहा था इजराइल, वो अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इजराइल के गलत नीतियों का असर है। देखिए, अतीत के समय में आपने बड़े बड़े लड़ाई लड़े, उस समय के जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस अलग थे। क्या उस समय चीन इस तरह से ताकत के रूप में था जिस तरह से आज सुपर पावर के रूप में है? रशिया जिस तरह से उसने फिर से वो उभर के आया है, सीरिया संकट के बाद अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रशिया के महत्व को देखें, अगर उस क्षेत्र के संदर्भ में, वो पूरा समझ में हम लोगों को आ रहा है कि उसकी क्या स्थितियां बनी हुई है। तो इन सब चीजों को न्यूट्रलाइज करने में क्या अमेरिका और जो नेतन्याहू है वो सक्षम है? किसी भी हालत में वो सक्षम नहीं है। मैं मानता हूं कि काफी बड़ा नुकसान नेतन्याहू ने खुद ही करा दिया, और ईरान के हमले से जो बड़े नुकसान हुए हैं उसके तस्वीरें उस दिन के कार्यक्रम में तो हम लोगों ने चर्चा कर ही रहे थे। अब उसकी और भयावह तस्वीरें, भयावह आंकड़े जो है वो इजराइल के अलग अलग टैक्स डिपार्टमेंट से लगातार आ रहे हैं कि कितने घर टूट गए। तो वो जो 90% जो ईरान के हमलों को हवा में ही खत्म कर देने का जो पूरा दावा था इजराइल का, वो दावा पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद किस्म के दावे थे। तो यानी आपके जो तमाम सिस्टम आपने बनाए हुए थे, जो आप एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल के, वो सिस्टम अब तक बोने साबित होते रहे। और मैं कह रहा हूं कि कल के डेट में अगर थर्ड बोना साबित हो गया, तो सोचिए भारत जैसे देशों को कितनी खुशी होगी कि हम लोगों ने रशिया से S-400 खरीदा है, थर्ड अमेरिका का नहीं खरीदा उसको, तो वो एक अलग ही स्थिति बनेगी। बहुत बड़े बड़े स्तर पर लोगों के हित जो है उसके नुकसान हो रहे हैं यहाँ पे मुमताज जी, और वो नुकसान केवल एक व्यक्ति अपने सत्ता को बचाने के लिए कर रहा है, और वो नेतन्याहू है। नेतन्याहू को आज के समय में जरूर वहां की मीडिया दिखा रही है कि जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है, लेकिन उन्हें इजरायली जनता का भी उस रूप में अब समर्थन प्राप्त नहीं है जैसा आपसे कुछ समय पहले उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा था। इतनी लंबी लड़ाई लड़के वो कितने हॉस्टेज को ले आ पाए। वहां के देखिए, उनके नेतन्याहू के एजेंडे में नहीं है हॉस्टेज लाना, लेकिन इजराइल की सामान्य जनता तो जरूर इच्छा प्रकट कर रही है कि उनके हॉस्टेजेस मुक्त होने चाहिए, लेकिन हॉस्टेजेस मुक्त करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। एक तरह से कनेक्ट जो होना चाहिए नेतन्याहू का सामान्य जनता के बीच में, वो कनेक्ट भी पूरी तरह से टूटा है, और उसने अपने सामने तमाम संस्थाओं को और मजबूत कर दिया है। तो ये जाने अनजाने वो अपने देश की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं, अपने मित्र देशों की भी स्थिति को मुमताज जी वो लगातार कमजोरी बना रहे हैं।